हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है और पब्लिक से एप्लीकेशंस प्राप्त करती है तो उसके बाद शेयर्स अलॉट करने की प्रक्रिया प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट क्या होती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से SEBI गाइडलाइंस के अनुसार की जाती है। रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन एंड ब्लॉकिंग अमाउंट। कंपनी को पब्लिक से शेयर एप्लीकेशन फॉर्म्स प्राप्त होते हैं। एप्लीकेशन के साथ पैसे भी जमा होते हैं और वो पैसा ASBA प्रोसेस के तहत बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर दिया जाता है। अपलोडिंग डिटेल्स ऑफ शेयर एप्लीकेशन बाय सिंडिकेट मेंबर्स। सिंडिकेट मेंबर्स जैसे ब्रोकर्स या बैंकर्स शेयर एप्लीकेशन की डिटेल्स को सिस्टम में अपलोड करते हैं ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। डिटेल्स सेंट टू रजिस्ट्रार। एप्लीकेशन की पूरी जानकारी रजिस्ट्रार टू द इश्यू को भेजी जाती है जो वेरीफाई करता है कि सारी जानकारी सही है या नहीं। PAN, DMAT, सिग्नेचर एडी, एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन। रजिस्ट्रार सभी एप्लीकेशन को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है। रिटेल इन्वेस्टर्स, HNI, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज। अगर कोई क्वोटा है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइडेड। कंपनी सेक्रेटरी, स्टॉक एक्सचेंज और लीड मैनेजर्स मिलकर यह तय करते हैं कि किस इन्वेस्टर को कितने शेयर्स मिलेंगे। इसे कहते हैं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट। अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट तैयार किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि किस एप्लीकेंट को कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं। शेयर्स आर अलॉटेड। अलॉटमेंट को ऑफिशियली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ब्लॉक्ड अमाउंट में से पैसे कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। नॉन अलॉटेड राशि वापस अनब्लॉक कर दी जाती है। इन्फॉर्म्ड टू एप्लीकेंट्स। इन्वेस्टर्स को उनके अलॉटमेंट की जानकारी SMS या ईमेल के माध्यम से दी जाती है। यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंज या रजिस्ट्रार द्वारा भेजी जाती है। लीगल प्रोविजंस रिस्ट्रिक्शंस। लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस ऑन शेयर अलॉटमेंट यानी शेयर अलॉटमेंट करते समय कंपनी को किन किन नियमों और शर्तों का पालन करना होता है। ये नियम बनाए गए हैं SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा ताकि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निवेशकों के हित में हो। अब एक एक करके इन प्रावधानों को समझते हैं। शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं किया जा सकता। कंपनी को अपने शेयर्स फेस वैल्यू या उससे ऊपर की कीमत पर ही इश्यू करने होते हैं। डिस्काउंट पर शेयर्स देना कानूनन प्रतिबंधित है। 10% शेयर रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व करना अनिवार्य है। SEBI के अनुसार किसी भी पब्लिक इश्यू में कम से कम 10% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है। एप्लीकेशन केवल ASBA प्रोसेस से ही स्वीकार किए जाएंगे। ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के तहत एप्लीकेंट का पैसा बैंक अकाउंट में ब्लॉक रहता है और अलॉटमेंट होने पर ही डेबिट किया जाता है। पूरी प्रक्रिया 10 दिनों में पूरी होनी चाहिए। SEBI की गाइडलाइन के अनुसार शेयर अलॉटमेंट की प्रक्रिया मैक्सिमम 10 दिनों में पूरी होनी चाहिए। डीमैट अकाउंट अनिवार्य है। आज की डेट में शेयर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म्स में दिए जाते हैं, इसलिए हर एप्लीकेंट के पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। से कम 90% आवेदन मिलें। नहीं मिलने पर इश्यू कैंसिल हो सकता है। शेयर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से ही तेज जाने चाहिए। यह मेथड प्राइस डिस्कवरी को ट्रांसपेरेंट बनाता है और डिमांड सप्लाई के आधार पर प्राइस तय होती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पहले ही तैयार होना चाहिए। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में जरूरी जानकारी दी जाती है। यह इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करता है। एप्लीकेशन पर कम से कम 5% राशि कॉल करना जरूरी है। जब कोई इन्वेस्टर एप्लीकेशन डालता है तो उसे कम से कम 5% राशि अप फ्रंट देनी होती है।
रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ अग्रीमेंट जरूरी है। कंपनी को अपने शेयर्स की लिस्टिंग के लिए एनएसई, बीएसई जैसे किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज से समझौता करना होता है। डिपॉजिटरी, एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अग्रीमेंट अनिवार्य है। डीएमएट शेयर्स अलॉट करने के लिए कंपनी को एसईबीआई रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी के साथ टाई अप करना होता है। प्रोस्पेक्टस में सभी जानकारी खुलकर देनी होती है। कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस में बिजनेस मॉडल, प्रमोटर्स, रिस्क्स और अन्य महत्वपूर्ण विवरण डिस्क्लोज करने होते हैं। एसईबीआई के अनुसार मिनिमम नेट वर्थ अनिवार्य है। कंपनी का नेट वर्थ एसईबीआई द्वारा तय मानदंडों के अनुसार होना चाहिए, तभी वो पब्लिक इशू लाने के लिए एलिजिबल होती है। प्रोमोटर्स आदि के लिए लॉक इन पीरियड लागू होता है। कुछ इन्वेस्टर्स जैसे प्रोमोटर्स को अलॉटेड शेयर्स को एक इन पीरियड तक बेचने की अनुमति नहीं होती। इससे मार्केट में विश्वास बना रहता है। इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इरेगुलर अलॉटमेंट का मतलब है जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है बिना जरूरी कानून या स्टैट्यूटोरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किए। सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात जहां अलॉटमेंट इरेगुलर माना जाएगा। 8. मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिलने पर भी शेयर्स अलॉट करना। 2. अगर प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार और सेबी के पास फाइल नहीं किया गया हो। 3. अगर एप्लीकेशन अमाउंट का मिनिमम 5% कंपनी को रिसीव नहीं हुआ हो। 4. एस्क्रो बैंक अकाउंट ना खोला गया हो। 5. डिपॉजिटरी और स्टॉक एक्सचेंज के साथ जरूरी अग्रीमेंट नहीं किया गया हो। 6. सेबी की गाइडलाइंस के खिलाफ काम हुआ हो। 7. अगर प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग हो यानी उसमें गलत या भ्रामक जानकारी हो। इफेक्ट, इरेगुलर अलॉटमेंट के नतीजे। 8. शेयर्स की अलॉटमेंट को कैंसिल किया जा सकता है और इन्वेस्टर को रिफंड मिल सकता है। 2. इसे नुल एंड वॉइड, कानूनी रूप से अमान्य माना जाएगा। 3. कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन स्टैट्यूटरी मीटिंग के 2 महीने के अंदर दी जा सकती है। 4. कंपनी के जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं वो लायबल होंगे। 5. रिकवरी का पूरा प्रोसेस विद इन 2 साल कंप्लीट करना होता है। अगर कोई कंपनी इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करती और शेयर्स अलॉट कर देती है तो वो गैर कानूनी या अनियमित माना जाएगा और निवेशकों के पास इसे रद्द करवाने का कानूनी अधिकार होता है। अलॉटमेंट, जब किसी कंपनी द्वारा शेयर्स अलॉट किए जाते अलॉटमेंट जब किसी कंपनी द्वारा शेयर्स अलॉट किए जाते हैं बिना जरूरी लीगल एलिमेंट्स को पूरा किए तो उसे इलीगल अलॉटमेंट माना जाता है। यह अलॉटमेंट शुरू से ही वॉइड, अमान्य होता है, यानी ऐसा अलॉटमेंट कभी मान्य माना ही नहीं जाता। एलिमेंट्स, वो जरूरी चीजें जिनके बिना अलॉटमेंट इलीगल हो जाएगा। 1. ऑफर, सबसे पहले कंपनी को शेयर्स के लिए प्रॉपर ऑफर देना चाहिए। 2. एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, वो ऑफर इन्वेस्टर द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए। 3. इन्फॉर्मिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस की जानकारी कंपनी को प्रॉपर तरीके से दी जानी चाहिए। 4. कंसिडरेशन, शेयर्स के बदले में पैसा या किसी तरह की वैल्यू मिलनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। 5. शेयर्स अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल, अगर शेयर्स कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ दिए गए हैं तो अलॉटमेंट इलीगल होगा। 6. अलॉटेड बाय इंडिविजुअल डायरेक्टर, अगर किसी एक डायरेक्टर ने अपने मन से शेयर्स अलॉट कर दिए बिना बोर्ड अप्रूवल के तो यह भी इलीगल है। 7. एसेंशियल प्रोविजन फॉर स्टॉक एक्सचेंज, अगर स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी कोई मैंडेटरी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो भी यह अलॉटमेंट इलीगल होगा। इलीगल अलॉटमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बेसिक लीगल रूल्स और एसेंशियल स्टेप्स फॉलो नहीं किए जाते, इसलिए इसे शुरू से ही इनवैलिड माना जाता है। इलीगल अलॉटमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बेसिक लीगल रूल्स और एसेंशियल स्टेप्स फॉलो नहीं किए जाते, इसलिए इसे शुरू से ही इनवैलिड माना जाता है। इसमें न तो इन्वेस्टर के राइट्स सुरक्षित रहते हैं
और न ही कंपनी की क्रेडिबिलिटी। बिटवीन इरेगुलर एंड इलीगल शेयर अलॉटमेंट। इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट। अनियमित शेयर अलॉटमेंट। एक, कंपनी के इंटरनल रूल्स फॉलो नहीं किए गए, यानी कंपनी एक्ट की कुछ कंडीशंस नहीं मानी गई, जैसे सेबी की गाइडलाइंस, प्रोस्पेक्टस फाइल ना करना आदि। 2 प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड नहीं किया, या मिनिमम सब्सक्रिप्शन और एप्लीकेशन मनी मिले बिना ही अलॉटमेंट कर दिया। 3, ये अलॉटमेंट वॉइडेबल होता है, मतलब शेयर हुए या शेयर होल्डर चाहे तो इसे कैंसिल कर सकता है। 4, शेयर होल्डर। 3, ये अलॉटमेंट वॉइडेबल होता है, मतलब शेयर हुए या शेयर होल्डर चाहे तो इसे कैंसिल कर सकता है। 4, शेयर होल्डर की मेंबरशिप हटाई जा सकती है, उसका नाम रजिस्टर से हट जाएगा। 5, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स जिनकी वजह से ऐसा हुआ, उन्हें नुकसान भरपाई कॉम्पेंसेशन देनी पड़ सकती है। गैर कानूनी शेयर अलॉटमेंट। 1, इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या लीगल शेयर अलॉटमेंट के लॉ की सीधी वायोलेशन होती है। 2, अगर कोई प्रॉपर ऑफर नहीं दी गई या उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई या इन्फॉर्म नहीं की गई तो अलॉटमेंट इलीगल होगा। 3, यह शुरू से ही वॉइड होता है, यानी ऐसा अलॉटमेंट कभी लीगल एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। 4, मेंबरशिप दी ही नहीं जाती क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। 5, इस केस में किसी की लायबिलिटी नहीं बनती क्योंकि अलॉटमेंट को लॉ ही नहीं मानता। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे।